परों को खोल कि जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के भला के आसमान देखता है। तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आज आ गई है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर को बच्चा बार बार पढ़ता है, बार बार भूल जाता है। हाँ, ये ऐसा चैप्टर है ही कि जो पढ़े वो भूल जाए। लेकिन बच्चों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को जिस तरीके से पढ़ेंगे कि भूलना चाहे तब भी ना भूल पाए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों, जो आपका पूरा चैप्टर है 60 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उसका भी आइडिया आपको अच्छे से हो जाए। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमें पहला टॉपिक पढ़ना हुआ है आपका कार्बन के प्रॉपर्टीज को। तो कार्बन क्या होता है बच्चों? इट इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक तरह का नॉन मेटल होता है। हम लोग अभी चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आए हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है। तो कार्बन क्या होता है? एक तरह का नॉन मेटल होता है। अगली प्रॉपर्टीज है इट हैज वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। 4 वैलेंसी का मतलब ये होता है कि जो कार्बन होता है बच्चों वो 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन याद रखिएगा, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन किसी के साथ जुड़ेगा तो हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी। कार्बन की अगली प्रॉपर्टीज है इट हैज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कार्बन बच्चों अपने आप के साथ जुड़ के लंबी सी चेन बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है खुद के साथ जुड़ के लंबी सी चेन बनाना। तो कार्बन अपने आप के साथ जुड़ के कुछ इस तरह से लंबी सी चेन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो आपका ट्रेन। आपने देखा होगा बच्चों, ट्रेन होता है छोटे छोटे डिब्बे मिलके लंबी सी ट्रेन बनाते हैं ना। तो इसी तरीके से सेम कार्बन अपने आप के साथ जुड़ के लंबी सी चेन बनाता है, उसे हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। अब इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव रीजन वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जो कार्बन होता है बच्चों वो ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। क्या वजह है? इसके दो ही कार्बन के दो प्रॉपर्टीज की वजह से वो ढेर सारे आपके कंपाउंड बनाता है। पहला क्या है आपका? टेट्रा वैलेंसी, दूसरा होता है कैटेनेशन। तो यही दो प्रॉपर्टी की वजह से बच्चों कार्बन जो होता है वो ढेर सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन कौन कौन से कंपाउंड बनाता है? जो CO2 इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, मीथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये भी क्या होता है? कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बनता है। वही कहता है कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? दो ही रीजन याद रखे रहिएगा, टेट्रा वैलेंसी और कैटेनेशन की वजह से कार्बन ढेर सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो अगला भी हमें पढ़ना है कि अकरेंस ऑफ कार्बन। अकरेंस ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। इस दुनिया में बच्चों जितनी भी चीजें हैं लगभग सभी इनमें कार्बन कुछ ना कुछ परसेंट में पाया जाता है। तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? हम लोग जो खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, दवा खाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सब में सब कहीं ना कहीं कार्बन से ही मिलकर बनता है। उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट कार्बन पाया जाता है। अगला क्या लिखा है कि लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब लिविंग बींग, चाहे ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, ये भी कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा है अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब होता है धरती के अंदर। धरती के अंदर कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? कोयले के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बोनेट का मतलब बच्चों होता है CO3, इसमें भी क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन कहाँ पाया जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन पाया जाता है। तो इन सब ऐसी चीजें हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलकर बनती है। ठीक है, अब अगला हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कह रहा है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। यानी कि जो अभी मैंने बात किया था कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया ना, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है बच्चों दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? लो होता है। तो यहीं से एग्जाम में सवाल आता है कि कार्बन का जो कंपाउंड होता है सब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो उसका आप रीजन लिख कर आएंगे ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है कि कार्बन के जो मॉलिक्यूल होते हैं कंपाउंड के, इनमें लगने वाला फोर्स वीक होता है। फोर्स वीक होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे मान लो CH4 का आपका पहला मॉलिक्यूल ले लो और CH4 का दूसरा मॉलिक्यूल ले लो। हाँ, इनमें लगने वाला जो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है? कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है ना। आपने देखा भी होगा, एक हाथ में पेट्रोल ले लो, एक हाथ में पानी ले लो, देखेंगे पेट्रोल पहले उड़ जाएगा, पानी बाद में। हाँ, यानी पेट्रोल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? क्योंकि इनमें लगने वाला फोर्स वीक है, इस वजह से पेट्रोल पहले उड़ जाता है, पानी बाद में। याद रखिएगा, कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वीक होती है क्योंकि उनका
कम होती है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। ठीक है, अगला है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट गिव आयन इन देयर सॉल्यूशन। तो बच्चों जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल आता है कि उसमें करंट फ्लो क्यों नहीं होता है। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो किसी में अगर चार्ज होगा तो करंट होगा, चार्ज नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, है ना। तो जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं बच्चों उसमें चार्ज नहीं पाया जाता है, क्या होता है उसमें आयंस नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट गिव एनी आयंस इन देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन में कोई चार्ज नहीं होता है, इस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो पहला सवाल आता है इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है। फिर दूसरा सवाल आता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं होती। तो ये दोनों का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप लोग ऐसे एज इट इज एग्जाम में लिख कर आइएगा। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन का मतलब ये होता है कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है। तो याद रखिएगा बच्चों कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बोलेंगे सर ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आइए समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कह रहे कि बॉन्ड फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। कह रहे कि जब दो एटम में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो याद रखिएगा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जैसे आपका लंच होता है तो लंच टाइम में क्या करते हैं, आप अपना टिफिन अपने फ्रेंड को खिलाते हैं, आपका फ्रेंड अपना टिफिन तुम्हें खिलाता है, तो आप जो टिफिन की शेयरिंग करते हो तो इससे आपकी दोस्ती कहीं ना कहीं अच्छी बनी रहती है। ऐसे बच्चों जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या कहता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं वो लोग आपस में। तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल की मदद समझाते हैं बच्चों कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। हाँ, जैसे यहाँ पे है H2 मॉलिक्यूल। कहा जाता है कि H2 मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन है ना, तो आप ऐसे लिख दो, ये पहला हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1। तो इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिख दो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और ये भी हाइड्रोजन है तो यानी इसके पास भी क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता क्या है बच्चों कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसकी जिंदगी में कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। कहता है कि अगर मेरे जिंदगी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं हमेशा खुश रहूंगा ना। एक तो था, एक से 2 होने के लिए क्या करेगा, एक की कमी है, तो क्या करेगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेगा। तो जब हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो खुश हो गया, लेकिन इसके पास बच्चों अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पड़ोसी से उधार लेगा, पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, तो अब इसके पास देखो क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। तो बच्चों 2 एटम के बीच में ये जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है इसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है। हाँ, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं इसलिए दोनों के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड बनते हैं बच्चों, सिंगल बॉन्ड बनते हैं क्योंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। आइए आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हमें चेक करना है कि O2 के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो आप 2 ऑक्सीजन लिख लो इस तरीके से, पहला ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन। अब जब बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। तो ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ना। अब देखो होगा क्या, होना क्या चाहिए, 2,8, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये चाह रहा है कि इस जिंदगी में 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 है, 6 से 8 होना चाहिए, यानी इसके पास कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा, 6 से 8 होने के लिए आप 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में शेयर करेंगे। आइए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो 6 है, 2 इससे लेगा, तो 6 है 2 इससे लेगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 6 है, ये भी क्या करेगा, पड़ोसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इन्होंने बॉन्ड बनाया। तो कितने बॉन्ड बनाया, देखो इन्होंने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, 2 बॉन्ड बनेगा। तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे सिंगल बॉन्ड बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा। आइए और भी एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं N2 मॉलिक्यूल। जो N2 मॉलिक्यूल है बच्चों इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 नाइट्रोजन है, लिख दो पहला नाइट्रोजन और ये वाला दूसरा नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,5। तो नाइट्रोजन के पास लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखोगे, 1
2 3 4 5। इसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। देखो होना क्या चाहिए था, 2,8 होता है, यानी 5 से 8 होने के लिए बच्चों इसको कितनी जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाँ, तो क्या करेगा बताइए, देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको 3 की और जरूरत है, तो क्या करेगा, ये पड़ोसी से 3 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा। तो देखो 5 से 3 ले लिया, 8 हो गया है, इसके बाद भी 5 है, तो ये पड़ोसी से ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने आपस में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसलिए इनके बीच में कितना बनता है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आपके एग्जाम में सवाल आता है कि N2 मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनते हैं, आप बोले 3 बॉन्ड बनते हैं। ये भी सवाल आ सकता है कि ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो पूछा जाता है कितने बॉन्ड बनते हैं, इसका सवाल एग्जाम में आता है। ठीक है, अब ऐसे एक और एग्जाम्पल है बच्चों, है आपका CH4, मीथेन का आपको कहता है कि स्ट्रक्चर बना के बताइए। तो आइए इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, उसी को हम लोग लिख देते हैं। एक कार्बन है और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4। ओके, अब देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास बच्चों होते हैं पूरे मिला के 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कार्बन के बारे में बात करेंगे बच्चों, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 2 क्या होगा 4, तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बना दो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के भी यहाँ ड्रॉ कर दो। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बना दिया। अब देखो हाइड्रोजन के बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो क्या करेगा बताइए, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी पड़ोसी के क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका स्टेबल हो जाएगा। अब किसकी बारी आई है, अब बारी आई है बच्चों कार्बन की बारी है ना। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो एक इससे लेगा, एक इससे, एक इससे, एक इससे, कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इस तरीके से CH4 की बॉन्ड बनता है, स्ट्रक्चर बनता है। बॉन्ड कैसे बनाओगे, देखो जैसे पहले लिखा था शुरू में, पहले वैसे ही लिख दो। ओके, लिखने के बाद तो देखिए बच्चों आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो सिंगल बॉन्ड बना दो। तो इस तरीके से आपका CH4 का स्ट्रक्चर बनता है और ये डॉटेड स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बहुत इजी सा है, बट ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछता है बच्चों की, क्वेश्चन है कि वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 कटायन। कह रहा है कि कार्बन जो बच्चों होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कटायन क्यों नहीं बनाता, ये क्वेश्चन है। क्या कहता है, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कटायन क्यों नहीं बनाता है। समझिए, देखो कार्बन में से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए। कार्बन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे हीट देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देखोगे हीट देना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर हीट देना पड़ेगा। तो कार्बन को जब आप हीट देते हैं तब जाके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बच्चों हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, हीट देना पड़ता है। इसी वजह से कार्बन जो होता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद नहीं करता है। वहीं इसका आंसर लिखा है, क्या लिखा है कि बिकॉज इट वुड रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम। कह रहा है कार्बन एटम में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी लगती है। इस वजह से कार्बन जो होता है वो C4 प्लस कटायन नहीं बनाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाई कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 माइनस एनायन। कह रहा है बच्चों कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेके C4 माइनस एनायन ये क्यों नहीं बनाता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों नहीं करना चाहता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करना चाहता। जब देखो होता क्या है बच्चों, कार्बन के पास पूरे मिला के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। क्या ठीक है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। अब होगा क्या, कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो क्या होगा, जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पूरे मिला के कार्बन के पास 6 तो पहले से था, 4 और ले लेगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रोटॉन उतने को उतने होंगे, 6 प्रोटॉन। अब होता है क्या बच्चों, एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन अच्छे से होल्ड कर सकता है। लेकिन क्या होगा, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता। एक आदमी की जब 10-10 बीवियां हो जाएंगी तो कैसे संभालेगा, संभाल तो नहीं पाएगा। वही था कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, इस वजह से कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करता। तो आंसर में लिखा है कि बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन को
10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं पसंद करता। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करना चाहता, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करना चाहता। ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर आप एज इट इज लिख दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अगला हमें पढ़ना है बच्चों एलोट्रॉफ्स। पहले समझो कि एलोट्रॉफ्स क्या होता है। एलोट्रॉफ्स का बच्चों होता है एक तरीके से मतलब हम शक्ल। आपके कई सारे रूप होते हैं, जैसे कार्बन के बारे में बात करेंगे बच्चों, कार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फ्लोरीन होता है, इसी को बोलते हैं एलोट्रॉफ। तो एलोट्रॉफ क्या होता है, कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म। कह रहा है कि जब आपका कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे, उसी को बोलते हैं एलोट्रॉफ। देखो कार्बन जो होता है बच्चों, डायमंड भी कार्बन से मिलकर बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बना है, और फ्लोरीन भी कार्बन से मिलकर बना है। जब कार्बन के बच्चों एक से ज्यादा रूप होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉफ। समझ गए ना। जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉफ। तो कार्बन के कितने एलोट्रॉफ होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन 3 एलोट्रॉफ होते हैं। अब आइए देखते हैं एलोट्रॉफ से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, एलोट्रॉफ्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों जो एलोट्रॉफ होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहती होती है सेम होते हैं, यानी ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ये जो रिएक्शन करेंगे, इनका रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्यों ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, क्योंकि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं। डायमंड भी कार्बन से मिलकर बनता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलकर बनता है, फ्लोरीन भी कार्बन से मिलकर बनता है। क्योंकि तीनों लोग एक ही एटम से मिलकर बने हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगला पूछा जाता है कि एलोट्रॉफ्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों एलोट्रॉफ्स होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है, देखो तो उसका रीजन लिख कर आएंगे। इसकी डिफरेंट इसलिए होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। कह रहा है कि जो कार्बन, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होते हैं, इनमें एटम का जो अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है। एटम जो होते हैं कुछ दूसरे हिसाब से अरेंज होते हैं, इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। हाँ, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एलोट्रॉफ की केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है और क्यों डिफरेंट होती है। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। अब हमें पढ़ना है कि एलोट्रॉफ्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने एलोट्रॉफ्स होते हैं, कार्बन के कितने रूप होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कार्बन के 3 रूप होते हैं, 3 फॉर्म होते हैं। तो कार्बन हैव 3 एलोट्रॉफ्स। कौन कौन होते हैं, पहला है आपका डायमंड, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा होता है फ्लोरीन। हाँ, तो जो पहला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दूसरा आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, तीसरा आपका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन दिखते हैं। तो बस आपको यही बात समझना है, कार्बन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। आइए 1 बाय 1 समझते हैं बच्चों, डायमंड क्या होता है, ग्रेफाइट क्या होता है और फ्लोरीन क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं डायमंड क्या होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है और डायमंड कहाँ कहाँ पे समान होता है। पहला पॉइंट लिखा है कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम इन टेट्राहेड्रल मैनर। बच्चों कह रहा है कि डायमंड में जो एक कार्बन होता है कितने का साथ जुड़ा होता है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, हाँ ये जो स्ट्रक्चर है डायमंड के स्ट्रक्चर है, इसमें देखेंगे जो एक कार्बन एटम है ना, ये कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। तो इसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और किस मैनर में जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल मैनर। हाँ, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल। जैसे यहाँ पे ये होता है आपका स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल है, ये सर्कल है, ऐसे जो शेप बन रहा है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल मैनर में जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा, तो डायमंड होता है बच्चों, उसमें एक कार्बन कितने का साथ जुड़ा होता है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है टेट्राहेड्रल मैनर में। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट फॉर्म रिजिड 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ नेटवर्क का मतलब क्या होता है, नेटवर्क का मतलब यहाँ पे होता है जाल। हाँ, नेटवर्क का मतलब जैसे जो लोग मछली पकड़ते हैं, बड़ा सा जाल लेते हैं, तालाब में फेंक देते हैं, मछली उसमें फंस जाती है। तो जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी वैसे ही नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, जाल की तरह एकदम फैला हुआ है। तो जो डायमंड का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, फिर क्या कह रहा है कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर माना जाता है, यानी कि डायमंड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। क्यों करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये क्या होता है, बैड कंडक्टर माना जाता है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि इट हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, ये करीब आपका 3600 डिग्री सेल्सियस, सोच लो इतना ज्यादा। इसके आसपास का टेम्परेचर होता है डायमंड को मेल्ट कराने के लिए। ओके,
इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हाँ, ये डायमंड जो होता है बच्चों बहुत ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड हार्ड होने की वजह से आपने देख सुना होगा, डायमंड जो होते हैं बच्चों वो शीशा काटने में इस्तेमाल होता है, क्योंकि डायमंड क्या होता है बहुत हार्ड होता है। डायमंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पहला तो यह है ज्वेलरी बनाने में। हाँ, जब देखते हो लोगों की एंगेजमेंट होती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को डायमंड की रिंग पहनाते हैं, फिर डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाती है। उसके बाद डायमंड क्या होता है, कटर की तरह इस्तेमाल होता है ना, डायमंड शीशा काटने में इस्तेमाल होता है। ओके, तो डायमंड के बारे में कुछ खास खास बातें भूलिएगा मत। पहला पॉइंट याद रखिएगा, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है और ये जाल की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। अब बैड कंडक्टर होता है, इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, ये था डायमंड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला ग्रेफाइट के बारे में कि व्हाट इज ग्रेफाइट। तो कह रहा है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन एटम। देखो ग्रेफाइट में क्या होता है बच्चों, हर कार्बन एटम कितने के साथ जुड़ा होता है, 3 और दूसरे के साथ जुड़ा होता है। ये जो है आपका ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, इसमें देखोगे इसमें जो एक कार्बन एटम है ये कितने का साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला एटम इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बन कितने के साथ जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस ग्रेफाइट में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। किस मैनर में, हेक्सागोनल मैनर में। हेक्सागोनल का मतलब इसके हेक्सागोन इस तरीके से बनता है। हाँ, हेक्सागोन का मतलब होता है जिसके पास 6 कोने होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे इसके पास भी 6 कोने हैं। हाँ, ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको पूरा फुल्ली ड्रॉ करेंगे ना तो देखो ये क्या बन रहा है आपका, हेक्सागोन बन रहा है कि नहीं। कहीं से भी ड्रॉ करो ये क्या बनेगा आपका, हेक्सागोन बनेगा ना। तो ग्रेफाइट में बच्चों जो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है और कैसा होता है, हेक्सागोन यानी कि 6 मेंबर की रिंग बनाता है। फिर क्या कह रहा है कि इट फॉर्म शीट ऑफ हेक्सागोनल लेयर ना। अतः हेक्सागोनल लेयर की इसमें कई सारे शीट पाई जाती हैं। देखो एक तो हेक्सागोन की लेयर ये हो गई और हेक्सागोन की लेयर ये हो गई, ऐसे ढेर सारे लेयर होते हैं। वही कह रहा है कि जो ग्रेफाइट होते हैं उसमें कई सारे हेक्सागोन की लेयर होती है, शीट होती है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हमने कहा था ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो जो चौथा बॉन्ड होता है उसमें बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में सबसे बड़ा फर्क है कि डायमंड में एक कार्बन एटम 4 के साथ जुड़ा होता है, इसमें एक कार्बन एटम 3 के साथ जुड़ा होता है। डायमंड आपका बैड कंडक्टर होता है, ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर माना जाता है। और ये कैसा होता है बच्चों, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। जो डायमंड होता है सॉफ्ट होता है, सॉरी ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट को आप आसानी से चाकू की मदद से कट कर सकते हैं। स्लिपरी का मतलब बहुत ही स्मूथ सा होता है। ठीक है, फिर ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पेंसिल बनाया जाता है ना। आपकी जो पेंसिल की लीड होती है, पेंसिल की जो लीड होती है बच्चों वो ग्रेफाइट से मिलकर बनता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है समझिए। देखिए आपने देखा होगा घर में एक घड़ी होती है, घड़ी में बैटरी लगाया जाता है ना। बैटरी को जब तोड़ोगे बच्चों उसमें एक काली कलर की रॉड मिलेगी, इसी रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो बैटरी में जो रॉड होता है वो किससे मिलकर बनाया जाता है, कार्बन से मिलकर बनाया जाता है। इसके अलावा इसका ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने कि जो चैन होता है, चैन जब टाइट चलने लगता है उसमें ग्रीस मिलाते हैं ना। ग्रीस क्या करता है, आपको मशीन को स्मूथ बनाता है। ऐसे ल्यूब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है कि जो मशीन पार्ट है वो अच्छे से मूव कर पाए। तो ये था आपका ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है। देखो फ्लोरीन के बारे में कुछ बातें बता देना चाहते हैं आपको कि फ्लोरीन जो है बच्चों है, इसको 3 लोगों ने फ्लोरीन की डिस्कवरी की थी। वो कौन कौन से लोग थे जो फ्लोरीन बनाया था। फ्लोरीन को बनाया गया था होराल्ड प्रोटो, रॉबर्ट कर्ल और रिचर्ड स्मेली। 3 लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी कब, 1985 में। ठीक है, और फ्लोरीन के बारे में और बात सुन लो। इट कंटेन्स 60 कार्बन ऑफ एटम। फ्लोरीन के पास पूरे मिला के 60 कार्बन के एटम होते हैं, जिसको हम लोग C60 से डिनोट करते हैं, C60। आज देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, वो आपका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको डॉट देख रहे हो बेसिकली कार्बन है। तो इसमें पूरे मिला के जब आप कार्बन को काउंट करोगे तो पूरे कितने कार्बन आएंगे, पूरे मिला के 60 कार्बन के से मिलकर आपका फ्लोरीन बनाया जाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे कि इट फॉर्म स्फेरिकल केज लाइक स्ट्रक्चर इन फुटबॉल शेप। इनका जो बच्चों शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनका जो शेप होता है बच्चों स्फेरिकल होता है। किस तरीके से, फुटबॉल की तरह। जैसे फुटबॉल को आपने देखा होगा, फुटबॉल को कंपेयर करोगे और फ्लोरीन को कंपेयर करोगे, दोनों का शेप लगभग सिमिलर होता है। ठीक है, और फ्लोरीन की खास बात क्या होती है इसको भी देख लो। देखो फ्लोरीन में बच्चों 12 पेंटागोन
और 20 हेक्सागोन पाया जाता है। यहाँ पे देखोगे ये कितने मेंबर की रिंग मिल रही है, इसको बनाइए। ये आपकी कितने मेंबर की रिंग है बच्चों? 5 मेंबर की रिंग है ना। अब देखो थोड़ा ये वाला रिंग देख लो, ये जो मैं बना रहा हूँ ये वाला, ये कितने मेंबर की रिंग है? ये आपकी 6 मेंबर की रिंग है। तो जो फ्लोरीन होता है उसमें 5 मेंबर का भी रिंग पाया जाता है, 6 मेंबर का भी रिंग पाया जाता है। यानी कि फ्लोरीन आपका पेंटागन और हेक्सागन दोनों मिलकर बनता है। तो कितने पेंटागन होते हैं? 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। ओके, अब फ्लोरीन का जो नाम रखा गया तो किस बेसिस पे रखा गया? कह रहा कि द नेम ऑफ फ्लोरीन कम फ्रॉम एन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। बकमिनिस्टर फुलर के नाम पे ही फ्लोरीन का नाम रखा गया है ना। ये क्या थे? ये आपके अमेरिका के आर्किटेक्ट थे, इनके नाम पे फ्लोरीन का नाम रखा गया है ना। फ्लोरीन का जो बच्चों नाम था शुरू में, तो क्या नाम रखा गया है पता ही नहीं चल रहा था। तो क्या होता, इन्होंने क्या किया, ये डोम बनाते थे। डोम का मतलब होता है गुम्बद। तो बच्चों इनका जो डोम होता था उनका स्ट्रक्चर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर सेम था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फ्लोरीन रखा गया। ये था फ्लोरीन के बारे में फैक्ट। ठीक है, अब अगला हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? देखो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है समझिए। वह कंपाउंड जो लिविंग थिंग से पाया जाए, जिंदा लोगों में से जो कंपाउंड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। कह रहा है कि कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों से जो कंपाउंड पाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है चीनी। हाँ, चीनी किससे मिलके बनता है? शुगर केन से। हाँ, शुगर केन क्या है? आपका लिविंग सोर्स है। इसके अलावा बच्चों आप कर सकते हैं तेल। तेल किससे मिलके बनता है? सरसों का तेल है, किससे मिलके बनता है? सरसों के पेड़ से। और जो सरसों का पेड़ है बच्चों क्या है? आपका लिविंग थिंग है। तो याद रखिएगा, लिविंग थिंग से जो कंपाउंड हम ऑब्टेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है ऑर्गेनिक कंपाउंड के? प्रोटीन, फैट, ऑयल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अब ये तो था इसका पुराना डिफिनेशन। जैसे जैसे हालात बदलते गए इसका डिफिनेशन भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बच्चों जो मॉडर्न डिफिनेशन है, आज के जमाने में डिफिनेशन है, वो क्या कहता है? कह रहा है कि कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन। कह रहा है कि वह कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बच्चों कंपाउंड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लो मीथेन। मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और प्रोपेन, प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8 ना। तो बच्चों मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे के सारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिंदा चीजें से जो ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन से जो मिलकर बनता है उसे भी क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब आपने एनसीईआरटी में लिखा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है? व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? ये थ्योरी की दिया गया था, बजीरिया साहब ने दिया था 1815 में। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है? वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना नहीं सकते। हम इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना नहीं सकते, वो हमेशा ऊपर वाले ही बनाते हैं। हाँ, कोई जादुई शक्ति है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाता है, हम लोग के औकात से बाहर है। उन्होंने वही कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी। लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग नहीं बना सकते। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मिस्टीरियस फोर्स इन और वाइटल फोर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहे कि एक जादुई शक्ति है जिसे हम लोग वाइटल फोर्स के नाम से जानते हैं, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। इनका कहना था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक जादुई शक्ति है जो बनाती है, हम इंसानों की बस की बात नहीं है। तो अगले साइंटिस्ट है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका वोलर। हाँ, वोलर ने इनके बात को अपने ईगो पे ले लिया। हाँ, कहना आपने कैसे कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते, मैं बना के दिखाऊं। तो उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया जिसका नाम क्या था बच्चों? यूरिया था ना। तो वोलर साइंटिस्ट किसने गया था? फ्रेडरिक वोलर नाम के साइंटिस्ट थे। तो 1828 में उन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया। कैसे बनाया? ही सिंथेसाइज्ड यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम अमोनियम साइनाइड विच इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया जिसका नाम क्या था? यूरिया। किससे मिलकर बना था? अमोनियम साइनाइड से, जो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अमोनियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है NH4CnO। इस कंपाउंड को बच्चों जब हीट करते हैं तो क्या बनता है? यूरिया बनता है। अमोनियम साइनाइड को हीट करने के बाद यूरिया उन्होंने क्या किया? और इन्होंने बना के दिखा दिया कि हाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग बना सकते हैं। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है कि जो अपने आप बने, हम लोग भी बना सकते हैं। ठीक है, ये था आपका वोलर साइंटिस्ट। ठीक है, अब अगला में पढ़ना है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं? तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं अल्केन में और अनसैचुरेटेड को क्लासिफाई करते हैं अल्कीन और अल्काइन में।
अब समझिए कि अल्केन क्या होता है। देखो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा उसे अल्केन बोलते हैं। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे अल्कीन बोलते हैं। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइन। सिंगल बॉन्ड को अल्केन, डबल बॉन्ड को अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोलते हैं। तो अल्केन का बच्चों फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अब तो सुना होगा ना, कह दो ना +2। ऐसे अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, कह दो ना। और अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, कह दो ना -2। तो कह दो ना +2 अल्केन, कह दो ना अल्कीन, कह दो ना -2 अल्काइन। ठीक है। अब देखो यहाँ जो बच्चों पूछा जाता है N क्या है, N को बोला जाता है नंबर ऑफ कार्बन। N क्या आपका नंबर ऑफ कार्बन होता है। ठीक है। अब अल्केन के लिए N की वैल्यू क्या होती है, अल्केन के लिए N की वैल्यू होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अल्कीन और अल्काइन के लिए बच्चों N की वैल्यू स्टार्ट होती है कहां से, 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा, अल्केन में N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। अल्कीन और अल्काइन में N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 3 4 2 3 4 5। इस तरीके से इसकी वैल्यू रखी जाती है। अब आइए वैल्यू से रख रख के देखते हैं अल्कीन का कौन सा फार्मूला बनता है, अल्कीन का कौन सा फार्मूला बनता है। ठीक है। तो देखो, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ कर आए क्या, कि जो अल्केन है, अल्केन का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, कह दो ना +2 ना। और एन की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, यही सब होता है वैल्यू। अब देखो, अगर हम बच्चों एन की वैल्यू क्या रखते हैं, एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। H 2 इंटू एन 2 इंटू 1 +2 ना, तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन बना दो। ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा था अल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, तो सब में सिंगल बॉन्ड बना दो तो ये क्या बन गया आपका, CH4 का स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग N की वैल्यू 2 रखते हैं तब क्या होता है, देखो इफ N इज इक्वल टू 2, N की वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। H2 इंटू 2 +2 तो कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को इस तरीके से लिख दो। और कितने हाइड्रोजन है, 6 का हाइड्रोजन है, तो 3 पहले कार्बन को बांट दो और 3 दूसरे कार्बन को बांट दो। और अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो हर जगह क्या लगा दो, सिंगल बॉन्ड लगा दो, तो बन जाएगा आपका C2H6 का स्ट्रक्चर। ठीक है। ऐसे तीसरा देखते हैं, अगर मान लो N की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 3 रख देंगे। इफ N इज इक्वल टू 3 तब क्या हो जाएगा, देखिए 3 पुट करो फार्मूले में तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 +2 तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 कार्बन है, अब कैसे बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, लाइन से 3 कार्बन लिख दो। ठीक है। अब 8 हाइड्रोजन है ना, तो क्या करिए, सिंगल बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड लगाए खाली हो जाए। तो है देखो, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 और बनाएगा, इसने 2 बॉन्ड बनाया तो 2 और बनाएगा, इसने 1 बनाया तो 3 बॉन्ड और बनाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H8 ना। ऐसे ही हम लोग अल्कीन और अल्काइन का भी केस देखते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं अल्कीन और अल्काइन का भी। अब देखो, अल्कीन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, हाँ अल्कीन का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था CnH2n, ये लिखा था CnH2n। और N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती थी, 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती थी। ठीक है। अब देखिए N की वैल्यू 2 पुट करो, इफ N इज इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा फॉर्मूले में। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो 2 कार्बन है, पहले 2 कार्बन लिख दो। और हमें पता है अल्कीन में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड, तो कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है। अब देखो, हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बनाए हैं तो 2 और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है। ऐसे ही इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 और किससे बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4। ऐसे ही मान लीजिए N की वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देते हैं, 3 पुट कर लो। ठीक है। उठा के रखो 3 तो क्या हो जाएगा, C3H2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। ठीक है। 3 कार्बन है, 1 2 3। अल्कीन है तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, जो बच गया सिंगल बॉन्ड। और 1 बॉन्ड बनाया है, 3 और बनाएगा, 3 बनाया है 1 और बनाएगा, 2 बनाया तो 2 और बना के 4 हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6। ऐसे हम जब बात करते हैं बच्चों अल्काइन का, अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अभी पढ़ कर आए हैं। अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, कह दो ना -2। और N की वैल्यू कहां से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 ये होता है। अगर मान लो हम लोग N की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, C2
H2 इंटू 2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा C2H4, क्या हो जाएगा C2H4, C2H2 हो जाएगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, दो कार्बन है, दो कार्बन लिख दो, कितने बॉन्ड होते हैं अल्काइन में, 3 बॉन्ड होते हैं, तो कितना बनाएगा, एक और बनाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आइए हम सीखते हैं बच्चों कि जब किसी का फार्मूला दिया होगा तो फार्मूला देख के कैसे पहचानोगे कि अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको अल्केन अल्कीन अल्काइन का जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, कह दो ना +2। और अल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है। और अल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, कह दो ना -2। इतना लिखने के बाद बच्चों आपको देखना है कि जो कंपाउंड दिया गया है ना, उसमें कितने कार्बन की चेन है। आप देखेंगे सब में कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है। तो n की वैल्यू आपको क्या रखना है, 3 रख देना है, ठीक है। कार्बन बताता है कि n की कितनी वैल्यूज है। अब क्या करो, हर फार्मूले में n की वैल्यू रख दो। तो जब आप पहले में n की वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, C3 हो जाएगा, H आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में रखेंगे तो C3H6 हो जाएगा, और तीसरे में इनकी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो भी फार्मूला निकल कर आया है आपको 1 बाय 1 कंपेयर करना है। जैसे C3H8 कहाँ पे है, देखो C3H8 ये वाला है, यही है आपका फार्मूला। तो ये कहाँ से आया, अल्केन का फार्मूले से आया है, इसलिए ये कैटेगरी में आएगा, अल्केन की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद C3H6 कहाँ पे है, देखो C3H6 यहाँ लिखा है, और ये किस फार्मूले से आया है, अल्कीन के फार्मूले से, इसका मतलब ये अल्कीन है, ठीक है। और C3H4 कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये किस फार्मूले से आया है, अल्काइन के फार्मूले से, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अल्काइन हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप फार्मूले में कार्बन की वैल्यू रख के देखेंगे कि किस फार्मूले से मैच कर रहा है, वो इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब इसका एक और तरीका है सीखने का, वो क्या है, अगर बच्चों देखो, अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 ज्यादा होगा तो वो अल्केन कहलाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन कार्बन के सिर्फ 2 गुना होगा तो वो अल्कीन के कैटेगरी में आएगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा, आपका अल्काइन के कैटेगरी में आएगा। आइए एक एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल की मदद से हम लोग सीखते हैं कैसे इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में इस तरीके से एग्जाम में आ गया कि बताओ जो आपका C5H10 है, ये तीनों में से क्या है, ठीक है। तो देखो कैसे बताओगे, आपको क्या देखना है, आपको देखना है पहले कितने कार्बन दिए गए, कितने कार्बन है यहाँ पे, तो 5 कार्बन है, लिख दो, ठीक है। कार्बन के आपको दुगना करना है, कार्बन का दुगना करो, कार्बन का दुगना करोगे 5 टू जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो हाइड्रोजन भी कितना है, 10। तो हाइड्रोजन क्या है, कार्बन का दुगना है कि नहीं। अगर हाइड्रोजन कार्बन का दुगना होगा, अगर हाइड्रोजन कार्बन का दुगना होगा तो किस कैटेगरी में आएगा, अल्कीन की कैटेगरी में आएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं, लिखा है C6H14 दिया है। अब आपको बताना है कि ये तीनों में से क्या है। देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसका दुगना कर दो, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 12, ओके। अब हाइड्रोजन तो 14 है, इसका मतलब 12 में 2 जोड़ोगे तब कितना आएगा, 14 आएगा। तो हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के 2 गुना का 2 ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन कार्बन के 2 गुना का 2 ज्यादा होगा तो क्या होगा, अल्केन होगा, यानी किस फार्मूले में है, अल्केन के फार्मूले में है। ये 2 तरीका है चेक करने का, आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, किस कंपाउंड का क्या नाम होता है। आपके पूरे चैप्टर में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको नाम लिखना नहीं सीख पाएंगे तो आगे जाके स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्टकट में लाया हूँ। इस तरीका लगाइएगा, आपको हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर और नाम लिखने आ जाएगा, ठीक है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो क्या लिखा है कि नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो कंपाउंड है उसके नाम लिखने का कि कौन सा तरीका है। तो मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, उस 4 रूल पढ़ के आप किसी भी कंपाउंड का आराम से नाम बता सकते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है बच्चों, किसी भी कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखना होगा, ब्रांच का। अब ब्रांच कैसे पहचानोगे, किसी कंपाउंड में Cl या Br लगा होगा मतलब वो ब्रांच है। Cl लगा होगा तो क्लोरो लिखोगे, Br लगा होगा तो ब्रोमो लिखोगे। जैसे मान लो इस तरीके से आपका कोई कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या लगा है, Br लगा है। तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं सबसे पहले क्या देखना है, ब्रांच। तो Cl और Br में से क्या है, Br दिया है ना। अब Br दिया होगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे, तो Br के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर रूल नंबर 1 समझ में आ गया। रूल नंबर 1, सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ब्रांच का। कैसे पहचानोगे, Cl और Br लगा होगा मतलब वो ब्रांच की कैटेगरी में आएगा। और रूल नंबर 2, अब ब्रांच का नाम लिखने के बाद हमें देखना है बच्चों कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है। 1 कार्बन का चेन होगा तो मेथ बोलोगे, 2 का होगा एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप,
8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डिक लगाना है। तो जितने कार्बन का चेन होगा इसी हिसाब से उसका नाम रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 कार्बन की चेन है। तो अगर 4 कार्बन का चेन होगा बच्चों तो हम नाम में क्या लगाएंगे, ब्यूट। तो उसके बाद नाम में क्या लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ब्रांच का नाम लिखना होता है। ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखना है कितने कार्बन की चेन है। अब उसके बाद देखना है बच्चों कौन सा बॉन्ड है। उसके बाद देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है। हाँ, तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग इन लिखेंगे। और बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, आपका एन लिखेंगे। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो रूल को अच्छे से याद कर रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, उसके बाद क्या है, कौन सा बॉन्ड है। तो ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 ये बताना है कि आपको देखना है कौन सा बॉन्ड है। सिंगल के लिए एन लगाएंगे, डबल के लिए इन लगाएंगे, ट्रिपल के लिए आइन लगाएंगे। लेकिन यही याद रखिएगा कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखना है, ठीक है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल तो करते हैं, हो सकता है और कॉन्फिडेंस है। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, CH3 CH2 Br। हमने कहा कि बताइए जो कंपाउंड है इसका नाम लिखिए, ठीक है। तो आइए इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 कहता है ब्रांच को देखना है। तो यहाँ पे देखो ब्रांच क्या है, Br इज द ब्रांच। अभी कुछ देर पहले बताए थे Br का नाम क्या लिखोगे बच्चों, ब्रोमो लिखेंगे। ये क्या हो गया आपका, ब्रोमो। अब ब्रांच के नाम लिखने के बाद देखना है कितने कार्बन का चेन है, एक और एक 2 कार्बन का चेन है। एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ। इसका नाम क्या लिखोगे, एथ। इसका बाद देखना है कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इस तरीके से कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 4 पे आते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अब देख सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बाद देखना है बच्चों कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का नाम हम लोग सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब कैसे पहचानेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो आपकी किताब में पूरी मिला के ये 4 फंक्शनल ग्रुप दिया गया है। पहला है अल्कोहल, दूसरा है एल्डिहाइड, तीसरा है कीटोन, चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अल्कोहल का फार्मूला होता है बच्चों OH। OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अल्कोहल। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी मिल सकता है, ये भी एल्डिहाइड है। दोनों को लिखने का तरीका सेम। कीटोन का फार्मूला होता है बच्चों C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं, या फिर सिंपली इसको CO भी बोल सकते हैं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O लिखा होगा तो कीटोन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे होगा, C डबल OH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखा गया है तो C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो OH का मतलब अल्कोहल, CHO का मतलब एल्डिहाइड, CO का मतलब कीटोन, C डबल OH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में OH लिखा हो मिल जाएगा आपको तो उसका नाम में क्या लिखना है, OH के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑल। और CHO के लिए अल लगाते हैं, और CO के लिए ओन लगाते हैं। C डबल OH लिखा होगा उसके लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, ठीक है। बस यही आपको ध्यान देना है, ओके। अल्कोहल का सिंबल OH, नाम क्या होगा, ऑल। एल्डिहाइड का सिंबल CHO और नाम क्या होगा, अल। कीटोन का सिंबल CO, नाम में ओन लगाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग C डबल OH लिखते हैं और नाम में क्या लिखते हैं, ओइक एसिड ना। अब इतना रूल पढ़ने के बाद आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग रूल को ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि CH3 CH2 Cl, इनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो Cl का नाम क्या हो जाएगा, Cl के लिए हम लोग लिखेंगे क्लोरो। फिर देखना है कितने कार्बन का चैन है, एक और एक 2 कार्बन का चैन है, 2 के लिए हम लोग लिखते हैं एथ। फिर देखते हैं लास्ट में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या नाम लिखेंगे, एन। इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो इथेन। अब देखो दूसरे वाले का, फिर देखते हैं ब्रांच। यहाँ पे Br क्या है, ब्रांच है। तो Br के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रोमो। फिर कितने कार्बन के चैन है, 1 2 3, मेथ एथ प्रो। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम लिखेंगे, एन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रोमो प्रोपेन। और तीसरे वाले का, क्या इसमें कोई ब्रांच दिख रहा है आपको, क्या Cl और Br है, नहीं है। ब्रांच नहीं है तो छोड़ दो। फिर देखिए कितने कार्बन का चैन है, एक और एक 2 कार्बन का है, 2 कार्बन की चैन को हम लोग बोलते हैं एथ। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। लास्ट में देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। हाँ, OH किसको बोलते हैं, OH बोलते हैं अल्कोहल को। अल्कोहल के लिए हम लोग नाम में क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। अब देखिए चौथा वाला ट्राई करते हैं। तो फिर ब्रांच इसमें नहीं है, फिर कार्बन कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रो। 3 के लिए लिखते हैं प्रो। अब गौर से देखेंगे बच्चों, इसमें कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है।
तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, इन ना, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। इसका भी देखते हैं कितने कार्बन के चैन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के चैन को हम लोग लिखते हैं पेंट। उसके बाद गौर से देखेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या नाम लिखते हैं, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। उसके बाद अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 1 2 3, 3 कार्बन के चैन के बच्चों हम लोग लिखते हैं प्रो, और सिंगल बॉन्ड पे लिखते हैं एन। और यहाँ पे गौर से देखेंगे CHO लगा हुआ है, और CHO एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसे हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल। CHO के लिए क्या लगाते हैं, अल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं, कितने कार्बन के चैन है, गिनो, 1 2, 2 कार्बन के चैन है तो एथ बोलोगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे। हाँ, यहाँ गौर से देखेंगे क्या है, COOH, और COOH के बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसके नाम में क्या लगाते हैं हम लोग, ओइक एसिड लगाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए कितने कार्बन के चैन है, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 के लिए नाम हम क्या लगाते हैं, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अगर गौर से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CO, गौर से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CO। हम बताए थे CO को हम लोग कीटोन बोलते हैं, और कीटोन के नाम में हम लोग क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। 8वां देखो, कितने कार्बन का चैन है, 1 कार्बन का चैन है, 1 कार्बन के चैन को हम लोग बोलते हैं मेथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं सर यहाँ पे CO लगा है और CO का मतलब कीटोन, तो गौर से देखिए CO नहीं है, ये क्या है आपका, अगर सर्कल करेंगे तो ये आपका CHO है, देखिए CHO ना, CHO, और ये क्या है आपका अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। कीटोन और अल्डिहाइड में बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, आपको छोटा सा डिफरेंस बता दे रहे हैं। कीटोन बच्चों, जब भी आपको कीटोन मिलेगा हमेशा 2 कार्बन के बीच में मिलेगा, ये जो CO है हमेशा 2 कार्बन के बीच में CO लगा होगा तो कीटोन होगा, अगर 1 कार्बन होगा और 1 हाइड्रोजन होगा तो उसको अल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, तो अगर 1 कार्बन लगा होगा और दूसरा वाला हाइड्रोजन लगा होगा तो वहां पे अल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, दोनों कार्बन होगा कीटोन, 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन होगा तो वो अल्डिहाइड कहलाता है। तो ये है अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस। तो बस रूल को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि रूल के हिसाब से चलिएगा। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ये देखेंगे कितने कार्बन का चैन है, फिर देखेंगे कौन सा बॉन्ड बनाता है, उसके बाद लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो एक बार फंक्शनल ग्रुप को आप प्रैक्टिस करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको पहचानना आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी ये डायरेक्ट दे देगा, डायरेक्ट इस तरीके से दे देगा, आप पूछेगा कि बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अल्डिहाइड है। ऐसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या दिया, हम लोगों ने फार्मूला दिया था, नाम लिखना सीख गए। अब हमें क्या करना है, एग्जाम में कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, नाम दिया होता है ना, फार्मूला लिखना होता है, नाम से फार्मूला कैसे लिखेंगे, इसके लिए छोटा सा तरीका है। क्या है, आइए समझते हैं। देखो, कभी भी नाम दिया होगा बच्चों तो आपको पहले देखना है कि कितने कार्बन का चैन दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एथ, एथ का मतलब 2 कार्बन का चैन है, तो 2 कार्बन का चैन ऐसे बना दो। ठीक है, इसकी कार्बन के बाद देखना है बच्चों कौन सा बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे देखो नाम में क्या दिया है, एन, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंगल। फिर देखना है लास्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो ऑल, ऑल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल मतलब अल्कोहल, अल्कोहल के सिंबल क्या होता है, OH। इस तरीके से इसका हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। लास्ट में बच्चों आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 और बनाया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या बन गया आपका, CH3 CH2 OH, ये आपका इथेनॉल का आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब बनाना है क्लोरोप्रोपेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है बच्चों कितने कार्बन का चैन है, प्रो, प्रो का मतलब मेथ एथ प्रो, प्रो का मतलब 3 कार्बन का चैन है। फिर देखना है कौन सा बॉन्ड है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो। लास्ट में बच्चों देखना है कि कौन सा ब्रांच है, या तो ब्रांच देखो या तो फंक्शनल ग्रुप, तो क्लोरो ब्रांच होता है, और क्लोरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, Cl लिखते हैं। ये हो गया क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, 1 बॉन्ड बनाया है 3 और बनाएगा, ये 2 बनाया है तो 2 और बनाएगा, ये भी 2 बनाया तो 2 और बनाएगा। तो इस तरीके से आपको लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या बन गया फार्मूला, ये बन गया CH3 CH2 CH2 Cl, ये है क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनेगा, प्रोप मतलब मेथ एथ प्रो, प्रो का मतलब 3 कार्बन का चैन। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दो।
और ओइक एसिड का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, COOH। क्या लिखते हैं, COOH। लास्ट में हाइड्रोजन के बैलेंस कर दो। हाँ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है तो 3 और बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है। हाँ, तो तीसरा किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ, चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। तो CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोन। पहले क्या देखोगे, कितने कार्बन का चेन है, प्रोप, मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन का चेन है। और कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ओन का मतलब होता है बच्चों कीटोन। तो कीटोन कैसे बनता है, C+O। हमने आपको बताया था कीटोन कभी भी बनाना हमेशा 2 कार्बन के बीच में बनाना। तो 2 कार्बन के बीच में क्या बनाना है आपको, कीटोन बनाना है। ठीक है, अब लास्ट में क्या देखा, बैलेंस कर दो हाइड्रोजन को। एक बॉन्ड बनाया है तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये भी आपका एक बॉन्ड बनाया है तो 3 किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ठीक है, और इस कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुके हैं। हाँ, तो प्रोपेनोन के से क्या होगा, CH3 CO CH3। ओके, अब ब्यूटेनॉल का देखते हैं। ब्यूट मतलब कितना कार्बन, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन, तो धनाधन 4 कार्बन बना दो। हो गया। उसके बाद देखना है कि कौन सा बॉन्ड है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दो। उसके बाद अल, अल का मतलब होता है बच्चों अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, CHO को अल्डिहाइड लिखते हैं। ठीक है, अब आपके को CHO लगा देना है, लास्ट में क्या लगा दो, C है ही, CHO बना दो इसको। अब बैलेंस कर दो, एक बॉन्ड बनाया है 3 और बनाएगा, 2 बनाया है 2 और बनाएगा, 2 बनाया है 2 और बनाएगा, उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो ना। कितना आसान है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा ब्यूटेनॉल का, CH3 CH2 CH2 CHO। उसके बाद लास्ट में है आपका प्रोपीन। क्या बनाना है, प्रोपीन। प्रोप मतलब मेथ, एथ, प्रोप। प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन का चैन। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, इन लगा है। इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, यहीं पे लगा दो। अब जो बच गया उसको सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाना है, ये नहीं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ भी। एक बार इन है तो एक बार ही डबल बॉन्ड लगाना है, जो बच गया सिंगल बॉन्ड। बस अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। एक बॉन्ड बनाया है 3 और बनाएगा, 3 बनाया है 1 और बनाएगा, 2 बनाया है 2 और बनाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। क्या हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से आप नाम दिया होगा तो किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है। और एक बात बता दूं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में ये स्ट्रक्चर दिया गया था, पूछ रहा था कि इसका नाम क्या होगा, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। ओके, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमें पढ़ता है बच्चों, पढ़ना है आइसोमर के बारे में। आइसोमर्स क्या होता है, मैं इसको कहता हूँ एक माँ के जुड़वा बच्चे। हाँ, देखते हैं कि जिस घर में ट्विंस होते हैं, एक लड़का बहुत शरारती होता है और एक बच्चा बहुत ही शांत होता है ना, उनके चेहरे बिल्कुल सेम होते हैं। ट्विंस की खासियत क्या होती है, शकल सूरत सब सेम रहता है, लेकिन हरकतें क्या होती है, अलग अलग होता है। सेम उसी तरीके से आइसोमर का भी कुछ कहीं ना कहीं से रिलेशन है। तो आइसोमर क्या होता है, देखो इसका एग्जाम्पल की मदद समझाते हैं। तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे बच्चों, हम बोलेंगे क्या इनके स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है। हाँ, क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है कि डिफरेंट है। हाँ, दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये बिल्कुल सीधी चेन है, इस सीधी चेन से एक ब्रांच निकला हुआ है। दोनों स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है कि नहीं, तो जी हाँ डिफरेंट है। अब इसका फार्मूला एक बार देख लो, तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन लिख दो। तो कितने हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 2 7 7 3 10, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 10 हाइड्रोजन है। इसमें इसका भी फार्मूला देख लो, इसका फार्मूला देख लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख दो। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है ना। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में नोटिस किए होंगे तो देखो दोनों का फार्मूला क्या है, सेम है। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। तो यही आपका डिफिनेशन है किसका, आइसोमर का। आइसोमर बच्चों ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है जिसके फार्मूला तो सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट। जिनके चेहरे तो सेम होते हैं, लेकिन हरकतें क्या होती है, अलग अलग होती है ना। तो यही होता है आइसोमर। व्हाट आर आइसोमर, कह रहा है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिसके फार्मूला क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर। कभी कभी एग्जाम में आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर के नाम से भी दे सकता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन भी याद रखे रहिएगा, डिफिनेशन एग्जाम में आता है और स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आता है। तो आइए आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि इसका किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। देखो मान लो एग्जाम में कैसे देगा, एग्जाम में इस तरीके से दे देगा, बोले कि C4H10
इसको हम लोग बच्चों ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सी एक ब्यूटेन है जिसका फार्मूला होता है C4H10। तो बताइए इसके कितने आइसोमर बनेंगे, यानी कितने इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, तो आइए इसके स्ट्रक्चर को बनाना सिखाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखना है कितने कार्बन की चेन है। यहाँ पे 4 कार्बन का चेन है, तो आपको 4 कार्बन को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो 4 कार्बन के बच्चों आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 और ये वाला 4। हाँ, तो ब्यूटेन की जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। एक तो ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा और ये 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। आपका मर्जी हुआ, आप बोले कि सर हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लगा दे, तो लगा दीजिए भाई, 1 2 3 इसको उठा के यहां लगाओगे। हाँ, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों, इसी कार्बन को अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखने में लग रहा है कि ये वाला स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन क्या है, सेम है। तो कितना भी डालो C4H10 के 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। तो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि C4H10 के कितने आइसोमर बनते हैं, अब बोलिएगा इसके 2 ही आइसोमर बनते हैं। ओके, आइए और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। मान क्वेश्चन किस तरीके से आ गया कि C5H12 के कितने स्ट्रक्चर बनते हैं, ये दे दिया। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पेंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, आइए देखते हैं। देखो आपको फिर वही देखना है कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। तो 5 कार्बन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो देखो एक तो आप इस तरीके से ले सकते हो, बिल्कुल सीधा, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, एक यहाँ लगा दो, 5 लगा दो। ठीक है, तो 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब जैसे इस कार्बन को उठा के यहाँ पे लिखोगे ना, मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4, इसको उठा के यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सेम हो जाएंगे। कैसे, पहला दूसरे कार्बन पे ये आ रहा है, पहला दूसरे कार्बन पे आ रहा है, देखने में लग रहा है कि डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सेम है। तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक तीसरा स्ट्रक्चर बनता है, वो कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 ना। तो C5H12 के आप कितने भी स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है, बस वो कितने बनेंगे, 1 2 3। तो ये C5H12 के 3 आइसोमर होते हैं, C4H10 के 2 आइसोमर होते हैं। ठीक है, आप के लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताइएगा बच्चों ये C6H14 ना, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है, वह है आपका क्या, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है। होमोलॉगस सीरीज बच्चों एक एग्जांपल की मदद समझते हैं कि कैसे इसको डिफाइन करते हैं। अगर देखेंगे पहला और दूसरा, हम बोलेंगे पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, अगर गौर से देखोगे इसमें कितने का अंतर है, CH2 का डिफरेंस है ना। अगर मान लो इसका CH2 यहाँ से हटा दिया जाए ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा कि नहीं। अगर यहाँ CH2 को मिटा दिया जाए, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, यानी पहले और दूसरे में बस इसी का अंतर है। तो इसी को बोला जाता है होमोलॉगस सीरीज। क्या होता है, कहता है कि कंपाउंड इन विच देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। कह रहा है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ CH2 ग्रुप का डिफरेंस हो, उसी को बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज ना। इसमें और इसमें CH2 का डिफरेंस है, तो ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में बोला जाता है अल्केन की होमोलॉगस सीरीज लिखिए। ठीक है, तो अल्केन का फार्मूला, हाँ, अल्केन का बच्चों जो पहला कार्बन है उसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके होमोलॉगस सीरीज को लिखना है, बस इसमें CH2 जोड़ते जाओ, CH2 जोड़ते जाइए। CH4 में CH2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 कार्बन हो जाएगा, और 4 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें CH2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, 2 और 1 3 कार्बन हो जाएगा, और 6 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अल्केन के फार्मूले में CH2 जोड़ते जाएंगे, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा अल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, ये कहलाएगा आपका सेकंड होमोलॉगस सीरीज, और ये कहलाएगा क्या, थर्ड होमोलॉगस सीरीज। तो अल्केन के फार्मूले में CH2 जोड़ते जाएंगे, उसका होमोलॉगस सीरीज बनता जाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज है कि नहीं, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। देखो C2H6 लिखा है, लिख दो यहाँ पे C2H6। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, CH4 लिखा है, दोनों का माइनस करो। देखो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा, और 2 में से 1 गया, क्या बचा, 1 बचा ना। तो जब 2 कंपाउंड को माइनस करने पे CH2 का डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज ना। कंपाउंड इन विच देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 का अंतर होगा, उसे होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। अब अल्कीन का होमोलॉगस सीरीज क्या होगा, देखो अल्कीन का बच्चे जो पहला मेंबर है वो होता है क्या,
C2H4, C2H4 ये अल्कीन का पहला मेंबर है, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है, CH2 जोड़ते जाना है, तो जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 3 कार्बन हो जाएगा और 4 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें फिर आप क्या करिए, CH2 को जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 4 2 6 2 8 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। तो ये अल्कीन का क्या है, फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज है। ये अल्काइन का अल्कीन का सेकंड होमोलॉगस सीरीज है और अल्कीन का ये थर्ड होमोलॉगस सीरीज है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्केन का फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज लिखिए, सेकंड लिखिए, थर्ड लिखिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, अब अल्काइन का भी देख लेते हैं। अल्काइन का बच्चों जो पहला मेंबर होता है उसका फार्मूला होता है C2H2, ये अल्काइन का पहला मेंबर, ठीक है। अब इसी में आप CH2 जोड़ते जाइए तो नया नया फार्मूला बनता जाएगा। तो 2 और 1 3 कार्बन हो जाएगा और 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसमें CH2 को ऐड कर दीजिए, क्या बनेगा, 3 और 1 4 कार्बन हो जाएगा और 4 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा ना। तो दिस इज द फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन, दिस इज द सेकंड होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन, दिस इज द थर्ड होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्काइन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अल्काइन का थर्ड होमोलॉगस सीरीज क्या होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, C4H6 इज द थर्ड मेंबर ऑफ अल्काइन। इस तरीके से आप होमोलॉगस सीरीज को लिख सकते हैं। बस आपको ये याद होना चाहिए इनका पहला मेंबर कौन है। अल्केन का पहला मेंबर CH4, अल्कीन का पहला मेंबर C2H4, अल्काइन का पहला मेंबर C2H2 ना। इस तरीके से हम होमोलॉगस सीरीज को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसके प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इस प्रॉपर्टीज को अच्छे से देखिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, होमोलॉगस सीरीज में बच्चों भी बताया मैंने कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। और होमोलॉगस सीरीज में जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसमें कितने का डिफरेंस होता है, 14U ना। फॉर U इज द यूनिट ऑफ मास, 14U का डिफरेंस होता है। कैसे, देखो CH2 का डिफरेंस है ना, और कार्बन का मास होता है 12 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है, तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। तो याद रखिएगा होमोलॉगस सीरीज का अगर 2 कंपाउंड दिया होगा, दोनों कंपाउंड में किसका डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा, और मास में कितना डिफरेंस आएगा, 14U का डिफरेंस आएगा। उसके बाद क्या है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। होमोलॉगस सीरीज में जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चों उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एग्जांपल में मान लो मैंने लिख दिया आपके पास CH4, ठीक है, और दूसरा इसका होमोलॉगस सीरीज लिख दिया C2H6, तीसरा लिख दिया C3H8 और चौथा लिख दिया मैंने C4H10 ना। ये आपका होमोलॉगस सीरीज है। अब बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो एक कार्बन है मास कम होगा, 2 कार्बन है मास ज्यादा होगा, 3 और ज्यादा, 4 और ज्यादा। तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। आप इस तरीके से क्वेश्चन में अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, हाँ बताइएगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसकी अगली प्रॉपर्टीज क्या है, कह रहा है कि उसके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे मतलब अगर होमोलॉगस सीरीज आपका अल्कोहल है तो उसके जितने भी सीरीज बनेंगे सब अल्कोहल होंगे। जैसे मैंने ये जो होमोलॉगस सीरीज लिखा है किसका सीरीज है, अल्केन का। ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है। तो जब भी होमोलॉगस सीरीज बनता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओके, अगला है आपका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। होमोलॉगस सीरीज की बच्चों जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होने का मतलब है कि सेम टाइप का रिएक्शन करते हैं। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा CO2 बनाएगा और वाटर बनाएगा, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा CO2 और वाटर बनाएगा, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने का मतलब ये जो रिएक्शन है बिल्कुल सेम टाइप के रिएक्शन देते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था ये भी समझ लो। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं उसमें जो मास का डिफरेंस होता है वो 16U का डिफरेंस होता है। तो जी नहीं, 16U का डिफरेंस नहीं होता है, 14U का होता है। इसलिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। अब हमें देखना है कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं बच्चों वो कौन कौन से रिएक्शन से होते हैं। जो हमें पहला रिएक्शन पढ़ना वो है आपका क्या, कंबशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों कंबशन का मतलब क्या होता है, कंबशन मतलब होता है किसी चीज को जलाना, पेपर को जलाना, लकड़ी को जलाना, रिश्तेदार को जलाना, लाइटर को जलाना फूकने के लिए, हाँ सबके सब कंबशन रिएक्शन में आते हैं। तो व्हाट इज कंबशन रिएक्शन, देखिए जब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है और बदले में हीट और लाइट मिलता है, ऐसा कोई रिएक्शन जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बदले में हीट और लाइट दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। देखो जैसे आप लोग
लाइटर को जलाते हैं तो हीट और लाइट निकलता है, मोमबत्ती को जलाते हैं तो हीट और लाइट निकलता है। तो किसी सब्सटेंस को बच्चों जलाया जाता है, उसके बदले में हीट और लाइट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। बस यही आपको जानना है, किसी चीज को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन को वो चीज जल नहीं सकता। तो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो हमें हीट और लाइट देगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन। और एक ऐसा प्रोसेस है, ये आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्यों ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, इस वजह से ये कैसा होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं कंबशन रिएक्शन क्या होता है। पहला है आपका बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब जानते हो, कोयला। पहला कोयले को जब जलाते हो आपका कंबशन रिएक्शन होता है। कैसे, कोयला किससे मिलकर बनता है, कोयला कार्बन से मिलकर बनता है। देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अब बदले में क्या देता है, हीट और लाइट ना। तो कार्बन को जलाया हमने तो क्या दिया, हीट और लाइट दिया। तो कोई भी रिएक्शन जो हीट और लाइट देगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। हाँ बच्चों, नेचुरल गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है, सीएनजी में। जो आजकल सीएनजी वगैरह आ गया है उसमें नेचुरल गैस पाया जाता है। ठीक है, तो जब मीथेन को जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बदले में हमें क्या देता है, हीट और लाइट। तो जहां भी हीट और लाइट देखने को मिल जाए समझ लेना कि वो आपका कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन कैसे है, देखो यहाँ पे कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। या कार्बन के पास कोई ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इसलिए बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन में पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, देखो जो बच्चों जो कंबशन रिएक्शन होता है ना, इसका हम लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लकड़ी को जलाते हैं तो वो लकड़ी जलाते हैं उससे खाना बनता है। कैसे बनता है, उससे जो हीट निकलती है उस हीट की मदद से हम लोग खाना बनाते हैं। ऐसे हमारे घर में जो गैस होता है, गैस को जलाते हैं तो क्या होता है, हीट और लाइट निकलता है, उसकी मदद से हम लोग खाना बनाते हैं ना। तो कंबशन रिएक्शन बच्चों एक तरीके से फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, जिससे हम लोग खाना वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। अगला है बर्निंग ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के यहाँ मतलब बच्चों होता है अल्कोहल। क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल को जब हम जलाते हैं तो अल्कोहल भी एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, इसमें भी कंबशन रिएक्शन होता है। देखो इथेनॉल का फार्मूला भी पढ़कर आया था हम लोगों ने, CH3CH2OH हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। ठीक है, इथेनॉल को जब हम लोग जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके बदले में हमें हीट और लाइट मिलता है। तो ये रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। क्या पूछा गया है, कहता है कि इथेनॉल को जब जलाते हैं तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। इथेनॉल को जब जलाते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 वाटर बदले में हीट और लाइट देता है। तो ये था इसके बारे में। अब कुछ बातें नोट करने वाली है। नोट करने वाली क्या बात है, देखिए आज जब किसी चीज को जलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा दो तरह की रोशनी निकलती है। लाइटर को जब जलाते हैं तो उसमें से नीली कलर की रोशनी निकलती है, लेकिन जब वही मोमबत्ती को जलाते हैं तब पीली कलर की रोशनी निकलती है ना। तो कभी कभी आपको ब्लू फ्लेम देखने को मिलता है, कभी येलो फ्लेम देखने को मिलता है। इसके पीछे का क्या साइंस है आइए समझते हैं। देखो पीछे आपके एनसीईआरटी में कह रहा है कि अगर हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब अल्केन। अल्केन में क्या पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड बच्चों जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को पाया जाता है, उसको जब हम लोग जलाते हैं तो कैसा फ्लेम निकलता है, ब्लू फ्लेम निकलता है। ब्लू फ्लेम यानी कि जो हम लोग लाइटर को जलाते हैं, जो हम लोग गैस को जलाते हैं, हाँ LPG सिलेंडर, उसमें से भी नीली रोशनी निकलती है। हाँ तो यानी वो कहीं ना कहीं किससे मिलके बना है, अल्केन से। तो जितनी भी नीली रोशनी निकलती है बच्चों समझ लेना वो क्या आपका अल्केन से मिलके बना है, वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो अल्केन ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। अब ये पूछा जाता है कि भाई वो ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलता है, तो देखो उसका दो रीजन है। पहला रीजन है बच्चों उसमें कार्बन की परसेंटेज कम होती है, जितना कम कार्बन पाया जाएगा वो उतने ही अच्छे से जल सकता है। तो दूसरा रीजन दिया है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे हमने कहा CH4 को जब हम लोग जलाते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे CO2 बनता है। हाँ जब पूरा हाइड्रोजन रिमूव हो गया ऑक्सीजन लग जाएगा, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये एकदम अच्छे से जलता है। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, अल्कीन और अल्काइन, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है बच्चों, उसको जब हम जलाते हैं तो येलो फ्लेम देता है। येलो फ्लेम को हम लोग सूटी फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। देखिए मोमबत्ती को जब जलाते हैं देखते हो पीली कलर की रोशनी निकलती है ना। मोमबत्ती के ऊपर कभी जलती हुई मान लो मोमबत्ती जल रहा है,
उसके ऊपर आप कागज लगाएंगे तो देखेंगे कुछ देर बाद कागज आपका ब्लैक हो जाएगा। हाँ, उसी ब्लैक कलर के जो सब्सटेंस उसी को सूट बोलते हैं ना। जो लिखा है ना सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम मतलब धुएं के साथ वो जलता है, येलो कलर की रोशनी निकलता है ना। तो जितनी भी चीजें येलो कलर की निकल रही हैं, जैसे कागज को जलाते हैं देखते हो वो भी पीली कलर रोशनी निकलता है, तो जो भी चीज येलो फ्लेम देता है इसका मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ये येलो कलर की फ्लेम क्यों देता है, इसके भी दो रीजन है। पहला रीजन ये होता है बच्चों, इसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है। दूसरा ये कि इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। जैसे मान लो हमने जलाया कोई चीज C2, मान लो कोई कंपाउंड है, ऐसे देख लो C2H4, इस कंपाउंड को हमने जलाया, जलाने के बाद बच्चों ये क्या मिला आपको, ये आपका CO बना, ठीक है, CO और H2O बना। तो ये देखो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाया। देखो इससे पहले हम लोगों ने बनाया तो CO2 बना था, लेकिन ये क्या बना है, CO बना है। तो जब कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता तो येलो फ्लेम निकालता है ना। तो ये था इसके पीछे का साइंस। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ट्विस्ट क्या है उसको भी समझ लीजिए। देखिए कह रहा है कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी येलो फ्लेम दे सकता है, सूटी फ्लेम दे सकता है, यानी अल्केन वाले भी आपके येलो फ्लेम दे सकते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्केन वाले हमेशा हमेशा नीली रोशनी देते हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी कह रहा है कि अल्केन के जो कंपाउंड होंगे वो येलो फ्लेम के साथ भी जल सकते हैं। कब जल सकते हैं, जब बच्चों लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। आपने देखा होगा जब गैस वगैरह खत्म होने लगता है, गैस जब खत्म होने लगता है तो पीली पीली रोशनी निकलती है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड वाले भी आपके येलो फ्लेम दे सकते हैं। कब, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में येलो फ्लेम दे सकते हैं। आपने देखा होगा जो गैस वगैरह होता है, गैस को जब हम लोग जलाते हैं तो देखते हो गैस का जो स्टोव होता है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। वो होल इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अच्छे से गैस तक पहुंच सके और वो नीली कलर की रोशनी जल सके। आपने देखा होगा एक स्टोव आता था पहले, स्टोव से खाना बना जाता ना। स्टोव में भी एक पतली सी पिन होती थी, उस पिन के पहले स्टोव में इस तरीके से करते थे ताकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छे से हो ना। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर अच्छे से मिलेगी तो ब्लू कलर की फिल्म देगा, अगर नहीं मिलेगी तो येलो फिल्म देगा। वही कह रहा है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं वो भी आपको ब्लू फ्लेम दे सकते हैं। जी हाँ, हमने अभी पढ़ा था कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले येलो फ्लेम, हाँ, यानी पीली कलर की रोशनी के साथ जलते हैं। लेकिन अभी एनसीईआरटी कह रहा है कि अनसैचुरेटेड वाले भी ब्लू फ्लेम दे सकते हैं। कब, जब उसकी जिंदगी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो भी आपका ब्लू फ्लेम देगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने बस इतना जाना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो वो ब्लू फ्लेम देगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो येलो फ्लेम देगा। तो इसी पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज यूज फॉर वेल्डिंग। कह रहे वेल्डिंग के लिए, हाँ, जो लोग गैस वाली वेल्डिंग होती है, गैस वाली जो वेल्डिंग होती है, उसमें हम लोग किसका मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन और इथाइन का मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या लिख रहा है कि वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज। कह रहा है कि उसमें इथाइन और एयर क्यों नहीं यूज करते हैं। देखो अगर ऑक्सीजन यूज करेंगे तो वो प्योर ऑक्सीजन होगा, लेकिन एयर यूज करेंगे, हमें पता है बच्चों एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है ना। तो यानी कहीं ना कहीं बच्चों इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा, ब्लू फ्लेम देगा और अच्छे से जलेगा। तो इसको अच्छे से जलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम एयर यूज करेंगे, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कहीं ना कहीं घट जाती है और गैसेस की वजह से। तो यहाँ पे लिखा है कि मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। कह रहा है कि इथाइन और एयर का मिक्सचर हम यूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, सही से जल नहीं पाता। इस वजह से हम लोग एयर का मिक्सचर नहीं लेते बल्कि ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट में पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। कह रहा है कि अगर हम लोग इथेनॉल, फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, इथेनॉल का फार्मूला होता है CH3 CH2OH। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। ठीक है, वही कह रहा है कि इथेनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है। देखो पहले समझो, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन अपने आप नहीं होता। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। तो इथेनॉल को ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने एनसीईआरटी में 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए गए हैं। पहले का नाम है क्या, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फार्मूला होता है KMnO4। KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। अल्कलाइन का मतलब होता है बेस, तो इसके साथ क्या ऐड कर दिए, बेस को ऐड कर दीजिए। दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका फार्मूला होता है K2Cr2O7 और ये किस फॉर्म में होगा, एसिडिफाइड का मतलब इसमें क्या होगा, H+ होगा।
ठीक है। तो KMnO4 को पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं और K2Cr2O7 को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। अब बोलिएगा इनका रोल क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब जब इथेनॉल में हम लोग इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाते हैं तो क्या होता है, इथेनॉल में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिलाते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड। क्या बनता है, इथेनोइक एसिड। अब आप इस रिएक्शन को कैसे याद करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, सामने वाले को ऑक्सीजन देना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीजन देगा। तो होगा क्या, इथेनॉल का रिएक्शन जब इन दोनों के साथ कराएंगे तो ये हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग जाता है, ऑक्सीजन। गौर से देखो CH3C है ना, ये हाइड्रोजन हट के उसकी जगह क्या लग गया है, ऑक्सीजन लग गया है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो कभी भी इथेनॉल का रिएक्शन इनके साथ आ जाएगा, बस आपको हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगाना है, ऑक्सीजन लगाना है। आपका प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अगला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लो। दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो भी एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पे दो रिएक्टेंट है आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए क्या होता है, एडिशन रिएक्शन ना। तो इसमें किसका रिएक्शन कराना है, इसमें हमें अल्कीन का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ। क्या होता है, अल्कीन का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ। तो अल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अपने आप नहीं होता, हमें क्या चाहिए होता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम क्या है, पैलेडियम और निकल। पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में दोनों लोग रिएक्शन करते हैं। तो इथीन का रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो क्या बनता है, इथेन बनता है। अब रिएक्शन कैसे होगा समझ लीजिए, देखो क्या लिखा है, इथीन कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। तो होगा क्या, पहले ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है। ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होता है, एक बॉन्ड इसका खाली हो जाता है, एक बॉन्ड इसका। और दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो वही तो बन गया, इथेन बन गया। हाँ, तो बस कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इसको दे देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, तो प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाता है। सुनना, इथेन का रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे तो इथेन बनेगा। तो पूछा है कौन सा ऐसा रिएक्शन है बच्चों जिसमें अल्कीन से क्या बनाया जाता है, अल्केन। अल्कीन से क्या बना जाता है, अल्केन बना जाता है। तो वही रिएक्शन है। हाँ, अल्कीन में हाइड्रोजन गैस को पास करते तो क्या बन जाता है, अल्केन। फिर पूछा जाता है जो रिएक्शन है कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बच्चों जो रिएक्शन है ये आपका तेल से घी बनाने में इस्तेमाल होता है। रिएक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तेल से घी बनाने में। होता क्या है, जब हम लोग ऑयल में हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो क्या बनता है, घी बनता है। यानी इससे हमें ये सीख मिलता है बच्चों, जो ऑयल होता है उसमें क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। और जो आपका घी होता है, घी में क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तेल से घी बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना हुआ है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है, रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाई अनदर एटम। कह रहा है कि ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस कर दिया जाए। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, आइए एग्जांपल की मदद से समझाते हैं। जैसे मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा और HCl बनेगा। बोलेगे सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखो CH4 का आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH4 का आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3H। देखो हमने क्या किया, बस इसमें से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। ठीक है। यह CH4 है, उसका रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ। Cl2 को आप ऐसे लिख दो। ठीक है। अब देखो होता क्या है, शोले में जैसे ठाकुर के ऊपर चाकू चलाते हैं, ऐसे इसके ऊपर भी क्या होता है, आपको चाकू चलाना है। ठीक है। अब देखो किसके हिस्से में क्या आया, CH3 के हिस्से में Cl आया तो CH3Cl बन गया, H के हिस्से में Cl आया तो HCl बन गया ना। तो मीथेन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोमीथेन बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। तो इसमें इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हुआ, देखने में क्या लगा, 4 हाइड्रोजन था, यार यहाँ पे क्या हो गया, 3 ही हाइड्रोजन, यानी एक हाइड्रोजन गायब हो गया। उस हाइड्रोजन की जगह किसने ले लिया, Cl। हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाई Cl ना। तो क्लोरीन ने Cl को रिप्लेस किया। जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन ने को Cl ने रिप्लेस कर दिया, इसलिए कैसा एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब हमें देखना है बच्चों, जो इथेनॉल होता है यानी कि CH3 CH2OH ना, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ देखना, सोडियम मेटल के साथ। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ कि इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो क्या बनता है। देखो होता क्या, इथेनॉल जब सोडियम से रिएक्शन करने आता है, सोडियम यहाँ से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। सोडियम इसके हाइड्रोजन को यहाँ से हटाता है, किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। और जैसे हाइड्रोजन हटता है उसकी जगह क्या लेगा, सोडियम। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, CH3 CH2ONA। क्या बन जाएगा, CH3 CH2O को बोला जाता है इथॉक्साइड बोला जाता है। तो इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है
रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सल्फ्यूरिक एसिड। इथेनॉल का रिएक्शन हमें देखना है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। तो देखिए इथेनॉल जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है बच्चों तो इथिन बनाता है और वाटर बनाता है। पूछो कि सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखो इथेनॉल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2OH, यही है ना, यही है। आप देखो इथेनॉल को आप कुछ इस तरीके से लिख लो, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, CH3 में से एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ निकाल दो, ठीक है, और CH2 तो है ही, OH को भी नीचे लिख दो। ओके, अब यहां से बच्चों H और OH मिलके क्या निकाल दो, वाटर। H और OH मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया। अब जैसे वाटर निकला तो क्या होगा, बचा यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, वह सब्सटेंस जो सामने वाले से वाटर रिमूव कर दे ना। तो इथेनॉल में से इसने वाटर को रिमूव किया है, इसलिए कह सकते हैं कि ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसे रिएक्शन सब्सटेंस को कहा जाता है जो रिएक्शन को फास्ट कर दे ना। तो H2SO4 जो होता है रिएक्शन को फास्ट कर देता है। फिर अगर ना हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रॉपर्टीज क्या होती है, इथेनॉल का फार्मूला होता है बच्चों C2H6O ना। ये था इथेनॉल का फार्मूला। कैसे, देखो कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन है, यहाँ पे दो कार्बन लिख दिए, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन लिख दिए, एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन लिख दिए। तो इथेनॉल का फार्मूला है और स्ट्रक्चर बता दिए, CH3 CH2OH इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। ओके, और इथेनॉल क्या होता है बच्चों, एक लिक्विड होता है। हाँ, इथेनॉल होता है लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस। और इथेनॉल किस चीज में ज्यादा पाया जाता है, जितने भी बच्चों अल्कोहलिक ड्रिंक होते हैं, जितने भी अल्कोहल वाले ड्रिंक होते हैं उसमें ज्यादातर इथेनॉल की मात्रा पाई जाती है। और इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। हाँ, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है बच्चों, अल्कोहल और आयोडीन का मिक्सचर। हाँ, आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये जख्म वगैरह सही करता है। पहले जब चोट लग जाती थी तो आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को लगाते थे और उसमें चोट में आराम मिलता था। तो दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सिरप आता है, जो खांसी का जो सिरप आता है बच्चों, उसमें अल्कोहल सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। खांसी के सिरप कभी भी देखिएगा उसके पीछे अल्कोहल लिखा होगा, यानी इथेनॉल लिखा होगा। ठीक है, अगला इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सॉल्वेंट की तरह। सॉल्वेंट क्या करता है, जो दूसरों को डिसॉल्व कर लेता है। जैसे पानी में चीनी घुल जाता है, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, ऐसे अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और अल्कोहल कहता है सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल जो होता है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। ओके, अब अगला हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, इथेनोइक एसिड का इसे याद कर लेना, CH3COOH को बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो हमें पढ़ना है इथेनोइक एसिड का रिएक्शन किसके साथ, इथेनॉल के साथ। हमें देखना है कि इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्म करता है। तो देखो ये जो बच्चों रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आता है एग्जाम में आपके बोलता है व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है, देखो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो ईस्टर बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फॉर्म ईस्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो ये आपका इथेनोइक एसिड है, CH3COOH इथेनोइक एसिड। इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, इथाइल इथेनोइड बनता है। इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर के नाम से जानते हैं। और एक ऐसा होता है आपका स्वीट स्मेल। हाँ, ऐसा स्मेल होता है स्वीट, मीठी मीठी सी इसकी स्मेल होती है, बिल्कुल एक चीकू फ्रूट की तरह। और उसके साथ वाटर फॉर्म होता है। अब बोलोगे सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, देखो रिएक्शन कैसे होगा। देखो इथेनोइक एसिड को आप ऐसे लिख लो, इथेनोइक एसिड CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड लिख दिया। आप क्या करो, उसको इथेनॉल को उल्टा करके लिखो, इसको OH के पहले लिख दो। ठीक है, चलो ठीक है, OH को हम लोग पहले लिख देते हैं, उसके बाद CH2 लिखना है, उसके बाद CH3 लिखना है। तो हमने जो यहाँ पे CH3CH2OH लिखना है, इसी को उल्टा लिख दो, पहले OH फिर CH2 फिर CH3। क्या करना है आपको, इथेनोइक एसिड का OH और इसका H, ठीक है, इसका OH निकालना है, इसका H निकालना है। तो क्या होगा, देखो क्या बचा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये तो आपका वाटर बन के निकल जाएगा। अब इस कार्बन बचा है और ये ऑक्सीजन बचा है, इनको जोड़ दो, O CH3 CH2 CH3। अगर आप मैच करेंगे ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला बिल्कुल सेम है, और इसी को क्या बोला जाता है, ईस्टर बोलता है। तो कभी भी ईस्टर का फॉर्मेशन होगा बच्चों याद रखिएगा, इथेनोइक एसिड का OH और अल्कोहल का H, ये दोनों जुड़ के वाटर बनाते हैं, बाकी जो बन जाता है वो ईस्टर होता है। फिर पूछा जाता है इसमें H2SO4 का रोल क्या होता है। इसमें जो H2SO4 या H+ भी लिखा होता है, इसका रोल क्या होता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कैटलिस्ट होता है, ये वाटर को रिमूव करते हैं और रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ये था आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ
इथेनोइक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों? ये देखो, इथेनोइक एसिड क्या है? एक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका बेस है। हमें पता है एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? हमें पता है एसिड का काम जिंदगी में क्या है? H प्लस देना, और बेस का काम क्या है? OH माइनस ना। तो H प्लस और OH माइनस ये दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। अब क्या बच गया? CH3COONA, ये जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका? इसको बोला जाता है सोडियम, और इसमें बोला जाता है एसीटेट। इसका नाम सोडियम इथेनॉइड भी होता है, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम मेटल। इसका रिएक्शन सोडियम के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है? सेम चीज है, एसिड है और ये मेटल है। सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। जैसे हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसकी जगह सोडियम लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3COONA। क्या बन जाएगा? CH3COONA, जिसका नाम होता है सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनॉइड भी होता है। तो सेम, दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगला हमें रिएक्शन पढ़ना है वो है आपका विथ सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाँ, हमें पढ़ना कह रहा है कि इथेनोइक एसिड का रिएक्शन में पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखो होता क्या है, ये क्या है? तरीके का एसिड ना। जब भी कोई एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो तीन चीज बनाता है, सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 बनाता है। यानी ये भी आपका एसिड है, ये जब कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो तीन चीज बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और CO2 बनाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जो इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? वाटर और तो CO2 बनाएगा ही बच्चों, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है? Na लगा देना है, आपका सॉल्ट बन के तैयार हो जाएगा। सेम रिएक्शन ये भी है, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन जब कराएंगे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो सेम चीज बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन बिल्कुल सेम है। ये रिएक्शन एग्जाम में आया हुआ है, तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से लर्न किए रहिए। ठीक है, अब अगर आपको पूछता है कि सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, हाँ बच्चों, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है? ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें सोप का फॉर्मेशन हो। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सोप का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब सोप बनता कैसे है? देखो, जब कोई ईस्टर किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोप का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। हाँ, इस ईस्टर का एग्जाम्पल क्या है? इथाइल इथेनोएट, ये क्या है? एक तरीके का ईस्टर होता है। ठीक है, आप इसका हमें रिएक्शन कराना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और NaOH क्या होता है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जब कोई ईस्टर किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सोडियम एसीटेट। ये एक सोप का जनरल फार्मूला होता है। ये क्या होता है? सोप, बदले में हमें क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। अब बोलोगे सर ये रिएक्शन हुआ कैसे? बहुत ही सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? देखो, जहां ऑक्सीजन है वहां Na लिख दो, जहां कार्बन है वहां OH लिख दो, और यहां से बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या आएगा? देखो, CH3COONA क्या बन गया? CH3COONA। और यहाँ पे क्या बना? CH3CH2OH। यहाँ पे क्या बन गया? CH3CH2OH। ये तरीके से सिंपल से ट्रिक है, आप रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? पहला, इथेनोइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक एसिड बोलो, इथेनोइक एसिड बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? C2H4O2 इज द फार्मूला। कैसे? देखो, CH3CH2CH3COOH ना। इसमें देख लो कितने कार्बन है? एक और एक दो कार्बन है तो दो कार्बन है, तीन और एक चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। C2H4O2 इज द फार्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3COOH इसका स्ट्रक्चर होता है, बता दिए थे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है आपका, इसका अगला प्रॉपर्टीज क्या है? इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हाँ, इथेनोइक एसिड को हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब ठंड का मौसम होता है, जब कोल्ड क्लाइमेट होता है तो कैसा होता है? जम जाता है। ठंडी के मौसम में जम जाता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन। ठीक है, फिर क्या कर रहा है कि हम जो एसिटिक एसिड होता है इसकी मदद से हम विनेगर यानी कि सिरका भी बना सकते हैं। कैसे? जब हम लोग 5 से 8% सोल्यूशन लेते हैं एसिटिक एसिड का और उसमें वाटर डिसॉल्व करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं ना। ऐसे समझो, 5 to 8% का मतलब समझो, 5 to 8% का मतलब क्या है? ऐसे समझो, अगर 5 ml एसिटिक एसिड है और 95 ml वाटर है, ठीक है,
5 ml एसिटिक एसिड है, 95 ml वाटर है, तो हम बोलेंगे वो क्या है, 5% आपका विनेगर का सॉल्यूशन बना हुआ है। ठीक है, और देखो ये विनेगर कहाँ पे होता है, प्रिजर्वेटिव इन पिकल। अचार वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो अचार में हम लोग विनेगर मिलाते हैं ताकि वो लंबे समय के लिए अचार आपका सही सलामत रहे। ठीक है, तो ये था आपका इथेनोइक एसिड के बारे में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ कुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल का सिंबल होता है OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH। कह रहे हैं कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए एक बीकर में अल्कोहल है, एक बीकर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों को कैसे पहचानोगे, तो उसके लिए आपको छोटे छोटे टेस्ट करने पड़ेंगे। तो पहला टेस्ट क्या है, पहला आपका लिटमस टेस्ट। कैसे चेक करोगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ब्लू लिटमस मिलाते हैं, अगर वो रेड हो गया समझ लेना कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन अगर अल्कोहल में हम लोग ब्लू लिटमस मिलाएंगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, समझ लेना अल्कोहल है। सैंपल में ब्लू लिटमस मिलाएंगे, रेड हो जाएगा तो एसिड होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा तो अल्कोहल होगा। ठीक है, ये तो पहला टेस्ट था। और दूसरा टेस्ट क्या है, दूसरा का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलाएंगे बच्चों, तो क्या होगा, वहां बुलबुला बनेगा, CO2 के बबल बनेंगे। तो हम लोग इथेनोइक एसिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाएंगे तो बबल्स बनता है, CO2 के बुलबुले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, समझ लेना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन जब अल्कोहल में हम सेम चीज मिलाते हैं तो उसमें कोई भी बबल, कोई भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब पकड़ लेंगे कि हाँ भैया ये तो अल्कोहल है। CO2 बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, CO2 नहीं बनेगा तो अल्कोहल होगा। ये था इसके डिस्टिंग्विश के बारे में। अब हम ये पढ़ते हैं बच्चों की व्हाट इज सोप। साबुन क्या होता है, व्हाट इज सोप, इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है बच्चों, एक तरीके का सॉल्ट होता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम लगा होता है। ठीक है, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है, इसी में से बच्चों आपको हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देना है, सोडियम, या फिर क्या लगा सकते हो, पोटेशियम। हाँ, तो जो सोप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक तरीके का सोडियम पोटेशियम का सॉल्ट होता है। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है, सोप का जनरल फार्मूला होता है C17H35COONA ना। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सोप। तो सोप का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, सोप में बोले मिला के 17 कार्बन की चेन होती है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। अब जो साबुन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे बच्चों, उसमें दो चीजें होते हैं, एक तो ये होता है टेल, ये जो आपको टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही है, ये क्या होता है, टेल होता है। और ये क्या होता है बच्चों, ये कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, पूरे मिला के 17 कार्बन की ये चेन है। ठीक है, तो एक हिस्सा टेल होता है और जो ये वाला हिस्सा होता है ये आपका हेड होता है। तो जैसे इस तरीके से बना सकते हैं, ये टेल हो गया और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, हेड हो गया। तो टेल वाला हिस्सा और हेड वाला हिस्सा सोप को रिप्रेजेंट करता है। अब जो टेल वाला होता है उससे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो वाटर में डिजोल्व ना हो। तो जो चीज वाटर में डिजोल्व नहीं होता बच्चों, कहाँ पे डिजोल्व होता है, ऑयल में डिजोल्व होता है। और जो हेड वाला हिस्सा होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वो हिस्सा जो वाटर में डिजोल्व हो जाए। ठीक है, तो सोप में दो होते हैं आपके, एक होता है टेल, एक होता है हेड। टेल वाला वाटर में ऑयल में डिजोल्व होता है, हेड वाला वाटर में डिजोल्व होता है। ठीक है, अब आइए और समझते हैं। देखो अगला एग्जाम में आता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मान लो रुमाल में तेल वगैरह लग गया तो हम लोग साबुन से धोते हैं तो वो तेल आसानी से साफ हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप किस तरह से धूल मिट्टी को या फिर तेल वगैरह को हटाता है। एग्जाम से इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझते हैं। मान लो कि आपके रुमाल में तेल लग गया है, ठीक है, ये ऑयल है। जैसे उसको हम लोग साबुन से धोते हैं तो क्या होता है, जो सोप के मॉलिक्यूल होते हैं या ये क्या आपका ऑयल होता है। अब सोप का जो बच्चों टेल होता है, वो टेल कहाँ पे जाके जुड़ जाता है, इसके साथ तेल जुड़ जाता है ऑयल के साथ। तो सोप में जितने भी तेल वाला पार्ट होता है वो ऑयल में जाके जुड़ जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो हेड वाला हिस्सा होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो टेल वाला हिस्सा कहाँ डिजोल्व हो गया, ऑयल में। तो ये स्ट्रक्चर है आपका सोप का, इसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हुआ क्या, मान लो रुमाल में यहाँ पे क्या लग गया, ऑयल लग गया। ठीक है, ये क्या है आपका ऑयल का ड्रॉप। तो ऑयल में जैसे आप सोप को ऐड करते हैं, ये तो जितना भी तेल वाला हिस्सा होता है, तेल वाला हिस्सा कहाँ भी डिजोल्व हो जाता है, ऑयल में। जो हेड वाला हिस्सा होता है बच्चों को कहाँ भी डिजोल्व होता है, वाटर में। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो तेल वाला हिस्सा होता है वो ऑयल में डिजोल्व होता है और हेड वाला जो होता है पोर्शन वो वाटर में डिजोल्व होता है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, ये ऑयल के साथ जाके जुड़ जाते हैं, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल का हम लोग क्या नाम बोलते हैं, मिसिल। क्या होता है, मिसिल। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मिसिल क्या होता है। अब जैसे ही ये ऑयल के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा तो आप जब कपड़े को धुलते हो तो ऑयल को अपने साथ पानी में बहा ले जाता है और वो साफ हो जाता है। और ये देखते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करता है। तो आपको 5 मार्क्स में यही लिख के आना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। व्हेन अ सोप इज डिसॉल्व इन वाटर कंटेन ऑयल। सोप को ऑयल या डर्ट में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जिसे हम लोग टेल बोलते हैं
अटैच टू ऑयल, जो तेल होता है वो ऑयल में जाकर डिजॉल्व हो जाता है। एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट विच इज हेड इंटरेक्ट विद वाटर, कह रहा है जो हेड वाला पार्ट होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिल। हाँ, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है किसका स्ट्रक्चर है, मिसिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हेंस ऑयल एंड डस्ट रिंस अवे ना, जैसे बॉन्ड मिलाया तो आप धोएंगे तो क्या होगा, ऑयल और डस्ट वहां से साफ हो जाएंगे। फिर और क्या लिखा है कि सोप इज बायोडिग्रेडेबल, सोप कैसा होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, इस वजह से वो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकता। वाटर वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो वक्त के साथ डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सोप जो होता है वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वाटर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कुछ बातें नोट में है। हाँ, नोट में क्या लिखा है कि सोप इज इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर। हाँ, जो सोप होता है बच्चों वो हार्ड वाटर में इनइफेक्टिव होता है। देखते होगे जो लोग बॉम्बे वगैरह में रहते हैं, है ना, जो खारा पानी होता है वहां तो खारा पानी होता है, खारे पानी में जब आप हाथ धुलेंगे ना तो कोई भी झाग नहीं बनेगा, ठीक है। तो वही पूछता है कि जो खारा पानी होता है, हार्ड वाटर का मतलब होता है खारा पानी, इसके बारे में थोड़ा बता दूं। एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है बच्चों, जिसमें सोडियम पाया जाता है, और हार्ड वाटर क्या होता है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, ये होता है हार्ड वाटर। तो जब साबुन को हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो कोई भी झाग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये समझते हैं। सोप इज इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर दैट इट डू नॉट फॉर्म लेदर और फोम। कह रहा साबुन को जब हम लोग हार्ड वाटर में रखते हैं तो कोई भी झाग वगैरह नहीं बनता, फोम नहीं बनता। क्यों, बिकॉज इट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। हाँ, तो क्या करता है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कम बना लेता है। स्कम बनाने की वजह से इसमें कोई फोम नहीं बनता है। आइए इस स्ट्रक्चर की मदद समझाते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में क्या दिया है, इस स्ट्रक्चर में दिया है दो चीज। हमने लिया है सोप का सॉल्यूशन, ये भी सोप का सॉल्यूशन है। एक में हमने सॉल्ट वाटर लिया है, एक में हार्ड वाटर है ना। सोप को हार्ड वाटर में मिलाएंगे, देखो वहां पे फोम बन रहा है। जब सोप को हम लोग सॉल्ट वाटर मिला, फोम बन रहा है। हार्ड वाटर में कोई भी फोम नहीं बनता, यहाँ क्या बनता है, स्कम। जैसे मान लो ये कोई कपड़ा है ना, कपड़े है, कपड़े पे जब हम लोग उसको सोप को मिलाते हैं और हार्ड वाटर होगा तो उसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, वहां पे एक लेयर बना लेता है जिसको हम लोग स्कम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था सोप के बारे में, ओके। डिटर्जेंट क्या होता है, हाँ, एक होता है सोप, सोप से भी कपड़ा धुला जाता है, डिटर्जेंट से भी कपड़ा धुला जाता है। डिटर्जेंट क्या होता है, सेम चीज वही है, जो सोप का डिफिनेशन है वैसे डिटर्जेंट का भी थोड़ा सा फर्क है। इट इज अ सोडियम सॉल्ट और लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एक सोडियम का सॉल्ट होता है या फिर अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट का सॉल्ट होता है। इसका फार्मूला है ये इसका फार्मूला है, इसका नाम है सोडियम एन डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। आपको ये फार्मूला याद नहीं करना है, बस जानते रहिए कि इस नाम का चीज कोई होता है। अगला है आपका सोडियम एन डू डेकाइल सल्फेट, ये आपका डिटर्जेंट का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा कि इट इज इनइफेक्टिव इन हार्ड वाटर, इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। अब कहानी थोड़ी बदलती है। देखो साबुन को हार्ड वाटर में लेंगे तो कोई भी झाग नहीं बनाएगा, लेकिन जब आप पाउडर को हार्ड वाटर में ऐड करेंगे तो डिटर्जेंट को ऐड करेंगे तो उसमें फोम बनता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो डिटर्जेंट होता है वो हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है बिकॉज इट फॉर्म लेदर। क्यों, झाग बनाता है, क्यों, इट डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट और इसका विथ हार्ड वाटर ना, ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता जैसे कि साबुन बनाता था, ठीक है। और ये कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और ये वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सोप और डिटर्जेंट में क्या फर्क है, तो डिटर्जेंट को आप डिफरेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरे का पूरे चैप्टर के बारे में। होप तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।